हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 12 लेकर हम आपके सामने आए हैं। बहुत अच्छे सवाल कराए जाएंगे, बिल्कुल एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही अच्छे सवाल हैं सभी के लिए। खासकर बीपीएससी और एसएससी का एग्ज़ाम अभी चल रहा है, एसएससी जीडी का। बहुत अच्छे सवाल कराए जाएंगे। अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्री का चैनल है आपके भाई का। आइए देखें प्रैक्टिस सेट 12 का पहला सवाल। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? O2, CO, N2 या CO2 में से? प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होता है। सबको ज्ञात होना चाहिए। नहीं जानते हैं नोट करते हुए चलिएगा, बार बार सवाल बनेगा आपका। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, लेकिन यह क्रिया पूर्ण होने पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की भी उत्पत्ति होती है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से ग्रहण करते हैं और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, बीपीएससी में पूछा जा चुका है ये लाइन, इसलिए ध्यान रखते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। पुरुष जीन संगठन होता है। पुरुष जीन में कौन सा संगठन होता है? एक्स एक्स, एक्स वाई, एक्स या वाई? पुरुष में एक्स वाई होता है, ध्यान रखिएगा। अच्छा सवाल है ये भी। आइए दिखा दे डिटेल में आपको। मनुष्य की कायिक कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र होते हैं। पुरुष वर्ग में 22 जोड़े अलिंग सूत्री और एक जोड़ा लिंग सूत्री यानी कि एक्स वाई का होता है, और स्त्री वर्ग में 22 जोड़े समजातीय गुणसूत्र और एक जोड़ा एक्स एक्स गुणसूत्र रहते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे तरह से लिया गया है। आप टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, फ्री का पीडीएफ दिया जाता है। आइए देखें अगला सवाल। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन जब चालू हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पटने में ही थे। बीमार होने के कारण ये गए नहीं थे, और ये 9 अगस्त में इनको गिरफ्तार कर बांकीपुर जेल में ही रखा गया। बहुत बार बताया गया है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कहीं कहीं आपको हजारीबाग जेल भी दिख जाएगा, लेकिन बांकीपुर में ही रखा गया था, पटना का बांकीपुर जेल। आइए देखें अगला सवाल। जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझाया? न्यूटन, आइंस्टाइन, चार्ल्स डार्विन या लेमार्क में से जीव विकास यानी कि इवोल्यूशन को सर्वप्रथम लेमार्क ने समझाया था। बहुत अच्छा सवाल है ये भी, ध्यान रखिएगा। लेमार्क जो है फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक थे। इनके अनुसार जीवों के आंतरिक बल में जीवों के आकार को बढ़ाने की प्रवृत्ति होती है। जैसे उनके अनुसार जिराफ की गर्दन लंबी इसलिए हुई क्योंकि वह ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खाता था। डार्विन ने भी विकासवाद को परिभाषित किया है, इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? मिलर ने, खुराना ने, डी वेरिस ने या केल्विन ने? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण खुराना ने किया था। आइए पूरा डिटेल दिखा दें। डीएनए के बारे में बार बार सवाल बनता ही है, खासकर बीपीएससी में। डीएनए का संश्लेषण अंग्रेजी वैज्ञानिक जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने 1953 में किया था। जरूर से ज़रूर नोट कीजिएगा जो लोग नए हैं। यहाँ से सवाल बहुत बार बना है, खासकर बीपीएससी में। लेकिन डीएनए का संश्लेषण का प्रतिपादन कॉर्न वर्ग ने किया था, पर प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने किया था। इस बात को भी नोट करते हुए चलेंगे। आइए देखें अगला सवाल। लिनक्स एक नाम है। लिनक्स क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है, एक बीमारी का, एक केमिकल का या एक कंप्यूटर वायरस का? लिनक्स एक कंप्यूटर वायरस का नाम है, ध्यान रखिएगा। आइए डिटेल में भी दिखा दें। कंप्यूटरों में समाहित सूचनाओं जानकारियों को समाप्त करने के लिए एक विध्वंसात्मक इलेक्ट्रॉनिक कोड होता है, जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम में समाहित कर दिया जाता है। इस कोड से कंप्यूटर में एकत्रित जानकारी नष्ट हो जाती है। इसे कंप्यूटर प्रोग्राम में किसी टेलीफोन लाइन से दुर्भावनावश प्रेषित किया जा सकता है। इस विनाशकारी कोड को कंप्यूटर वायरस कहते हैं।
लिनक्स एक कंप्यूटर वायरस है, इसे भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, बहुत बार ये सवाल बताया गया है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 4 डिग्री केल्विन पे, 4 डिग्री फ़ारेनहाइट पे या -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ज़रूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा जो लोग नए हैं। द्रवों को गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है, लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच ठीक उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका आयतन घटता है व घनत्व बढ़ता है। इसे भी जरूर ध्यान रखते हुए चलेंगे, ऐसे सवाल भी बनते रहते हैं। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन निम्नतम और घनत्व अधिकतम होता है, अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड के आगे गर्म करने पर इसका आयतन बढ़ता है और घनत्व घटता है। समझ में आ गया हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जो लोग नए हैं। आइए देखें अगला सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल आ गया। पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन हैं? कल्हन, बिल्हन, जैनक या चंद्रबरदाई में से पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। बहुत बार बताया भी गया है, जरूर ध्यान रखा कीजिए। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रबरदाई हैं। ये दिल्ली के चौहान वंशी शासक पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ये भी सवाल बनता है, इसलिए नोट करते हुए चलिएगा। इस ग्रंथ में इन्होंने पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की है। इसमें पृथ्वीराज की प्रेम संबंधी भावनाओं को भी दर्शाया गया है। वह जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लेते हैं। इस पूरी विशेष जानकारी इसमें दी गई है पृथ्वीराज रासो में चंद्रबरदाई के द्वारा। आइए देखें अगला सवाल। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय थे, बहुत ही प्रसिद्ध राजा। गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ लड़े थे? इसमें से गोलकुंडा का युद्ध कुली कुतुब शाह से लड़े थे। क्यों लड़ाई हुआ था, आइए डिटेल में दिखा दें। विजयनगर के सम्राट कृष्णदेव राय के उड़ीसा में व्यस्त होने के कारण गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह ने विजयनगर के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया। इससे क्रोधित होकर विजयनगर सम्राट ने सालुब तिमा को गोलकुंडा को जीतने के लिए भेजा, जिसने कुतुब शाही सेनाओं को बुरी तरह पराजित कर गोलकुंडा द्वारा अधिकृत पूर्वोक्त प्रदेशों पर अधिकार कर लिया। इसलिए किससे लड़ाई हुआ था, ध्यान रखिएगा, कुली कुतुब शाह से। आइए देखें अगला सवाल। स्वप्नवासवदता के लेखक हैं कालिदास, भास, भवभूति या राजशेखर में से स्वप्नवासवदता के ऑथर जो हैं भास हैं। ध्यान रखिएगा, कालिदास पे मत मार दीजिएगा। सबसे पहले संपूर्ण नाटक रचने का श्रेय भास को है। स्वप्नवासवदता भास की प्रमुख रचनाओं में से एक है। यह रचना राजा उदयन और वासवदता की कथा पर आधारित है। भास कालिदास के पूर्ववर्ती थे। गणपति शास्त्री ने भास के 13 नाटकों को खोज निकाला है। अभिषेक, उरुभांग भी इनकी प्रसिद्ध रचना है, इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। आइए देखें अगला सवाल। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है। बहुत बार ये सवाल बना है, राजा खारवेल का नाम किससे जुड़ा है? हाथी गुफा अभिलेख से। जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये सवाल देखा गया है। पूर्वोत्तर काल में कलिंग के उदयगिरी के हाथी गुफा से खारवेल का एक लंबा अभिलेख प्राप्त हुआ है जो दुर्दशाग्रस्त है। उस अभिलेख से हमें खारवेल का जीवन परिचय मिलता है। वह जैन मतावलंबी था, हालांकि सैन्य अभियानों में संलग्न रहता था। उसने पश्चिम दक्कन के राजा को परास्त किया था, उत्तर में राजगीर को अपने कब्जे में कर लिया था और मगध को भी पराजित किया था। खारवेल, ध्यान रखिएगा, बिहार स्पेशल में बहुत बार बताया गया है। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। किससे संपर्क था बिहार के राजाओं का? बर्मा से, थाईलैंड से, कंबोडिया से या जावा सुमात्रा से? ताम्रपत्र लेख
द्वारा ये पता चलता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क जो है जावा सुमात्रा से था। जरूर ध्यान रखिएगा, सवाल बहुत बार आएगा आपको। गुप्त काल के बाद बिहार के साथ ही समूचे भारतीय क्षेत्र ने व्यापारिक उद्देश्य से दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाई, जिसमें इंडोनेशिया में स्थित जावा और सुमात्रा द्वीपों का महत्वपूर्ण स्थान है। पाल शासकों, जिसके साम्राज्य में बिहार का संपूर्ण भाग था, के काल में शैलेंद्रवशी शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को अनेक गांव दान में दिया था। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है। किस युग में स्थापना हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय का? नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त काल में हुआ था। जरूर ध्यान रखिएगा, बहुत बार बताया भी गया है। किसने किया था आप जानते हैं तो ज़रूर कमेंट किया कीजिए। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान, कुषाण, सिथियंस या मुगल में से नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश करने वाला बख्तियार खिलजी एक मुसलमान थे। सबको ज्ञात होना चाहिए, तुर्की मुसलमान। 11वीं शताब्दी में पाल शासकों ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला को राजकीय संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया, जिससे नालंदा का महत्व घटने लगा। इस समय तक नालंदा पर तंत्रयान का प्रभाव बढ़ने लगा। अंततः 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। यहाँ के भिक्षुओं की हत्या कर दी गई और पुस्तकालय जला दिए गए। बहुत बार बताया गया है, इसलिए ध्यान से नोट करते हुए चलिएगा जो लोग नए हैं। खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में सहयोगी थे। खजुराहो मंदिर के स्थापत्य निर्माण में कौन सहयोगी थे? चंदेल, गुर्जर प्रतिहार, चहमान या परमार में से खजुराहो मंदिर स्थापत्य निर्माण में चंदेल सहयोगी थे। ये भी सवाल देखा गया है बहुत बार। खजुराहो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है। 10वीं और 11वीं सदी में चंदेल राजपूत शासकों ने इस नगर को विशाल और भव्य मंदिरों से सुसज्जित करवाया। यहाँ के मंदिर जैन और हिंदू दोनों ही धर्मों से संबंधित हैं। जैन मंदिर में पार्श्वनाथ का मंदिर सुप्रसिद्ध एवं बड़ा है। खजुराहो का सबसे श्रेष्ठ मंदिर कंदरिया महादेव का मंदिर है। अन्य मंदिरों में 64 योगिनियों का मंदिर भी प्रसिद्ध है। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? देवपाल, गोपाल, नयनपाल, नरेंद्रपाल। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम इसमें दिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो है ई हो जाएगा। क्यों होगा ई, पूरा डिटेल में दिखा दें। बिहार के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला नालंदा के ही समान एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा का केंद्र रहा है। विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने किया था 775 से 800 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, उसने यहाँ मंदिर तथा मठ बनवाए और उदारतापूर्वक अनुदान दिया। धर्मपाल के उत्तराधिकारियों ने 13वीं सदी तक इसे राजकीय संरक्षण प्रदान किया। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। 12वीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख किस राज्य में मिला है? बारहवीं सदी में राष्ट्रकूट वंश के 5 शिलालेख जो हैं कर्नाटक में मिले हैं। ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। मसरविस, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम है, उसका नाम क्या है? बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह, उसको मुबाइन कहा जाता है। बाबरनामा तो उनकी आत्मकथा थी। मुगल वंश का संस्थापक बाबर एक विद्वान शासक था। उसने फारसी में एक नवीन काव्य शैली अपनाई जिसे मुआविन कहा जाता है तथा उसमें बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है। बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है जो तुर्की भाषा में लिखी गई है और उसका कई अन्य भाषाओं में अनुवाद भी हो चुका है। दीवान बाबर द्वारा रचित तुर्की भाषा की एक कविता संग्रह है। इसे भी जरूर ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है? जिहाद का अर्थ क्या है? दारुल हर्ब, दारुल इस्लाम, होली वार या जजिया में से औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा। औरंगजेब एक उत्साही सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी।
उसके द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। उसका मानना था कि तब तक गैर मुसलमान देशों यानी कि दारुल हर्ब के विरुद्ध धर्म युद्ध करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। यानी कि दारुल हर्ब का अर्थ है गैर इस्लाम मुसलमानी देश। से भी ज़रूर ध्यान रखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है? रानी पद्मिनी का नाम जो है अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम राणा रतन सिंह था। ध्यान रखिएगा, बहुत बार ये भी दिखा गया। अच्छा सवाल है। जगदीशपुर के राजा थे। जगदीशपुर आरा के राजा कौन थे? कुंवर सिंह। ये सवाल तो बनता ही रहता है एक बीपीएससी में, खासकर कुंवर सिंह पर जरूर ध्यान रखिएगा। 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र था। 15 जुलाई 1857 से पटना में तो पहले ही हुआ था पीर अली के द्वारा, लेकिन 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र तो जगदीशपुर ही था। इसलिए ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। आइए देखें अगला सवाल। 6 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया हजारीबाग से, वे कौन थे? हजारीबाग से जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया 6 अगस्त 1942 को, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने के पहले ही, श्री कुमार और रामानंद थे। ये भी ध्यान रखिएगा। आइए देखें अगला सवाल। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम था। ये सवाल भी बना है बीपीएससी में। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम श्रीमती राम प्यारी देवी था। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। आइए देखें आज का आखिरी सवाल, बहुत अच्छा ये भी सवाल है। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे? अकबर, खिलजी, जहांगीर या मोहम्मद गजनबी में से अमीर खुसरो जो हैं खिलजी के दरबारी कवि थे। आइए पूरा डिटेल दिखा दें उनके बारे में, सवाल बनता ही रहता है। अमीर खुसरो का नाम मोहम्मद हसन भी था। ये भी ध्यान रखिएगा। का जन्म उत्तर प्रदेश के पटियाली में 1253 ईस्वी में हुआ था। ये बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक कुल 8 सुल्तानों के दरबार में रहे। इनका उपनाम तुतिए हिंद यानी कि भारत का तोता भी था। ये भी ध्यान रखिएगा। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने सितार तबला के आविष्कार के साथ ही कव्वाली गायन का आरंभ भी किया था। बहुत अच्छे कवि थे, इसलिए ध्यान रखिएगा, इनके बारे में सवाल बनते रहता है। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट किया कीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।